चलिए जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। बहुत शानदार। क्या मैं विजिबल हूँ, क्या मैं ऑडिबल हूँ? कमेंट करिए एक बार। चलिए बहुत शानदार। कमेंट करते जाइए। सर नीचे देखिए एक बार, नीचे नीचे नीचे, हाँ इसमें न्यू टैब में खोल दीजिए, डुप्लीकेट। चलिए जल्दी से सभी एक बार लाइव आ जाइए, बहुत जल्दी। बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव आ जाओ। सारे लाइव आ जाओ, जहाँ जहाँ पर है हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज आपकी पहली क्लास है चैंपियंस 5.0 स्पेशल बैच की, और ये क्लास जो है वो लाइव हो रही है हर जगह पे। यूट्यूब पर भी आज ये क्लास पहली डेमो के तौर पर है और एप्लीकेशन पर भी है। तो ये क्लास फ्री है, जो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। और इस क्लास में मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 एंड 200 आउट ऑफ 200 इन मैथ। ठीक है, कि मैथ सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली हम प्री में 50 में 50 और जो सीजल का मेंस होता है उसमें 200/200 हम कैसे लेकर आ सकते हैं। अभी अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो देखिए, अभी सीपीयू का रिजल्ट आया है और इसके साथ साथ एनटीपीसी का भी आंसर किया है। और इस आंसर की में हम देखें तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर किया हुआ है अलग अलग पेपर्स में। ठीक है, एनटीपीसी में हाईएस्ट स्कोर 97 भी है, 90 भी है जो स्टूडेंट है हमारे उनका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीपीयू में भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आने वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं। सीजीएल और बाकी अदर एग्जाम्स में काफ़ी न्यूमरस सिलेक्शंस हैं। तो ये हुआ कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बच्चे कैसे इतने मार्क्स लेकर आ गए। ठीक है, तो ये सभी बातों को हम एक बार जानेंगे कि कैसे इनके इतने सिलेक्शंस हुए, क्या हुआ। बहुत शानदार। सारा सेट कर दो। ठीक है, चलिए एक बार बताते रहिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, कमेंट के साइज को। तो इतना ज़्यादा जो मार्क्स आया वो कैसे आया, और ये सिलेक्शन जो हो पाया वो कैसे हो पाया। पर्टिकुलरली अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम आदित्य रंजन है और आप मुझे जानते ही होंगे। ठीक है, एसएससी का ऐसा कोई ऐसा पेपर नहीं है जो हमने क्रैक ना किया हो। प्री का पेपर को मैं 9 मिनट से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेता हूँ। और सीजीएल के माध्यम से मैं एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड हूँ। सीएचएसएल में जो ऑल इंडिया रैंक है वो 114 है। और भी कई सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। आज के टाइम पर मेरे पास कम से कम 4 से 5 सरकारी नौकरियां हैं। और मैं खुद यहाँ से चाहता हूँ कि ये जो जिस तरीके से आज मेरे पास इतने सारे गवर्नमेंट जॉब हैं, आपके पास भी इतने सारे गवर्नमेंट जॉब हों। लेकिन वो कैसे होगा, तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हाँ रातों रात चमत्कार हो जाए तो हो जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलरली हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, और पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शानदार। 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट रुक जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा सब्र करते हैं। ठीक है। अनुराग, चलिए एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना हर जगह पे? सर 1 सेकंड देना, माउस से हुआ। नहीं, छोड़ दिया। एक काम करो, इसको स्टॉप। सर एप्लीकेशन पे नहीं स्टार्ट होगा तो ज़्यादा।
सॉरी, ऑडियो नहीं था, ठीक है। अब दोबारा से मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स एंड 200 आउट ऑफ 200 इन मैथ्स। मतलब प्री में आप 50 में 50 कैसे लेकर आ सकते हैं और मेंस में आप 200 में 200 कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे यहाँ पर अच्छा स्कोर करने के लिए, जिनमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको कभी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपका सिलेबस का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे यहाँ पर कि नहीं यार सिलेबस को हम थोड़ा सा जो है वो ढीला से लेकर चलते हैं, जैसे कि आजकल के बच्चों के अंदर पता है क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहते हैं, बहुत कम समय में वो सक्सेस चाहते हैं, पेशेंस नहीं है। पेपर के 20 दिन पहले सर पेपर कैसे क्रैक होगा, स्ट्रेटजी बता दीजिए। 4 महीने पहले आप तैयारी करते हैं। कल भी गुरुकुल में एक स्टूडेंट आया, सर सीजीएल के लिए हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं, उसके लिए रणनीति बता दीजिए कैसे क्रैक किया जाए। मैंने पिछली बार भी यहाँ पर ये बात कही थी कि यार 2 महीने में 3 महीने में पेपर नहीं निकलता है। पेपर जो है वो एक डेडिकेशन के साथ जब आप तैयारी करते हैं ना तो निकलता है। ये एक ऐसा जंग है जिसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत पहले से आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो CHSL हो, सीजीएल हो या कोई भी हो, तो वो आपका तभी क्वालिफाई होगा जब आपका पूरे तरीके से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करना है लेकिन स्मार्ट अप्रोच से, ना कि बेसिक मेथड से। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं मतलब सोचकर काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ पर विचार कर रहा था कि यार क्या 3-4 ऐसे पॉइंट्स लिखे जाएं जो बच्चों को वाकई में मैं जो अंदर है, जो मेरी बात है वो मैं समझा सकूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सिलेबस का 100% का कंप्लीट होना। आज के टाइम पर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं जो 1 साल से तैयारी कर रहा है कि बच्चे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तो बोलेगा हाँ सर कंप्लीट है। लेकिन अगर 2 सवाल उसको ज्योमेट्री का दे दो और 2 सवाल उसको मेंसुरेशन का या कोई और टॉपिक का दे दो तो बनता नहीं है। यही रीज़न होता है उनके डाउनफॉल का पेपर के में, ठीक है। तो ये डाउनफॉल को वो कैसे रोक सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस को जब आप कंप्लीट करते हैं ना तो पूरी ईमानदारी से किया करिए। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से लगाया करिए। जब आप अपने नोट्स को बनाते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा करिए, ठीक। अब जब सिलेबस आपने कंप्लीट किया है तो ये भी बहुत मैटर रखता है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है तो कैसे करना है। जैसे शुरू में बच्चा क्या होता है कि अलग अलग जगह से यूट्यूब पर वीडियो देख ली, कहीं पर परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज देख लिया, कहीं पर कुछ पढ़ा है तो कुछ देख लिया, कुछ क्वेश्चन अपने तरीके से किताबों से लगा लिए। आप जानते हैं तो सिर्फ वहीं बेसिक मेथड जान पाते हैं। लेकिन इसका नुकसान प्री में आपको नहीं होता है। प्री में तो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इसका नुकसान आपको जाकर मेंस में होता है। और मेंस में होता है मेरे भाई यहाँ पर सर, तो मेंस में होता है तो यहाँ पर मेंस में नुकसान कैसे हो जाता है, आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं आ पाते हैं उन सवालों के। अब स्मार्ट अप्रोच नहीं आ पाते हैं तो आप कैसे करते हैं फिर। अब स्मार्ट अप्रोच अगर आपको नहीं पता है तो उन्हीं सवालों में आप उलझे से रह जाते हैं, समय आपको ज़्यादा लग जाता है, आप बना नहीं पाते हैं, फिर उस केस में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर तरीके से एक प्रॉपर वे में शुरू से ही जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं ना तो आप स्मार्ट अप्रोच में सीखा करिए, बहुत फायदा होगा। पहले क्या होता है कि बच्चा बेसिक से सीखता है कि सवालों को बनाना कैसे है, फिर उसके बाद जब वो स्मार्ट अप्रोच या अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रिक्स देखते हैं, फिर वो बेसिक अप्रोच को भुलाकर फिर वो नया अप्रोच को सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इतने समय में आपका 1 से 1.5 साल चला जाता है और फिर बाद में आप सोचते हैं कि यार 1.5 साल हो गया तैयारी करते करते, सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो इससे बेहतर है कि जब आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा तरीके से पढ़िए। पर्टिकुलर जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको आप टाइप वाइज पढ़ा करिए, उनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाकर पढ़ा करिए और उनके कंसेप्ट को आप जानिए, ताकि अगर आगे पेपर में, किसी भी पेपर में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको वहां पर इम्प्लाई कर पाएं, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट जो था वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात था जो मुझे आपको कहनी थी, वो ये है कि कई जगह और कई बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही जगह से एक बार पढ़े और अपना पूरा सिलेबस खत्म करें। ये बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई रूरल एरिया में होगा, कोई यहाँ पर जो है दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहे होंगे। मुखर्जी नगर में भी कुछ स्टूडेंट के हालात ऐसे हैं, आज इनके पास डेमो के लिए गए, कल उनके पास डेमो के लिए गए, तो 2-3 महीने तो डेमो में निकल जाते हैं। जो बाकी बचता है उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इनका वीडियो देख लिया, थोड़ा उनका वीडियो देख लिया, ठीक है। तो ऐसे करोगे ना मेरे भाई तो बहुत मुश्किल होगा, फिर तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेड वे में एक ही जगह, चाहे मुझसे ना पढ़कर आप किसी से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उस बात का दुख नहीं होगा। लेकिन आप जैसे जहां पर भी जिनका भी समझ में आता है ना, आप प्रॉपर तरीके से उनसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। आप अगर थोड़ा सा, जब आपका विजन करोड़ों कमाने का है, जब आपका विजन एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बनने का है, जब आप आगे चलकर बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हो, एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हो, तो अभी से 1000, 500 और 1500 के लिए यहाँ पर कंजूसी क्यों और उतना सोचना क्यों है? क्योंकि आपका विजन अगर बड़ा है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी बड़ी लगाए तो क्या दिक्कत की बात है, ठीक है।
तो एक ही प्लेटफॉर्म से पर्टिकुलर तरीके से आप चाहे YouTube को पकड़ लीजिए, तो YouTube का कोई एक पर्टिकुलर सीरीज है तो वहां से खत्म करिए, या एप्लीकेशन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां से पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़िए, लेकिन हाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आप यहाँ पर जो है ना घुमंतु हो गए, माइग्रेटरी हो गए कि आज यहाँ थोड़ा पढ़ लिया, कल वहां थोड़ा पढ़ लिया, परसों थोड़ा वहां पढ़ लिया, तो शायद ऐसे तो केस में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेम तरीके से अगर आप एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो कम से कम ऐसा करिए मेरे भाई कि आप पर्टिकुलर फिक्स होकर तैयारी करिए। ये नहीं आज एनटीपीसी आया तो फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी में लग गए, कल सीजीएल आया तो फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी में लग गए। ऐसे करोगे तो कभी भी बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा आपके लिए हालात। तो ये भी बात का आपको ध्यान रख के चलना है। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पर यह है कि नए क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करो। आजकल के समय में आदत यहाँ पर यह हो गई है ना कि स्टिक हो गया है बच्चा कि हाँ पुराने कंसेप्ट पर हम चल रहे हैं, पुराने पर हम जिंदा हैं, पुराने पर ही हम काम करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। पुराने कंसेप्ट से आप काम नहीं कर पाएंगे, पुराने क्वेश्चन सब बेकार हो चुके हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक है जो एक टाइम पर बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आज भी अच्छी हों। ठीक है, किसी भी चीज का एक एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी के बाद अगर हम यूज करेंगे ना उनको तो वो हार्म ही करेगा हमें। सेम तरीके से वो वक्त चला गया मेरे भाई, अब यहाँ पर उतना समय नहीं है कि हम बैठकर पहले पुराने क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें, फिर जाकर वहाँ उस तरीके से हम पढ़ें और नया सवाल हमारे पास आए तो हम उस पर काम ही ना कर पाएं। सर उसका तो हमें शुरू से ही आदत डालनी पड़ेगी नए क्वेश्चंस पे। इस वजह से मैंने आपको 2400 क्वेश्चंस की ई बुक दी। मैंने कहा कि एक झलक तो जरा देखो, आप जहां से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, आपने आज तक जिन भी किताबों को लगाया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट एक बार इसको लगाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में पेपर में क्या पूछा जा रहा है। फेज 9 के क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं होते हैं, उसको लोग सौतेला मान के चलते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने फेज 9 के भी सारे क्वेश्चन टाइप करवा के दिए। क्यों किया मैंने ऐसा? ताकि आपको समझ में आ सके कि पेपर में आपका असल में पूछा क्या जा रहा है और आप पढ़ क्या रहे हैं। यही कारण है कि 2 साल हो गया तैयारी करते, 1 साल हो गया तैयारी करते, और यहाँ तब भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपने सिलेबस को है ना बड़ा कंसाइज वे में फिक्स रखना है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है और हमें इन सोर्सेस से पढ़ना है। ज़्यादा भटकाव नहीं रखना, प्रॉपर वे में सिनराइज्ड वे में एक सिलेबस हम अपना कंप्लीट करेंगे और विद इन टाइम कंप्लीट करके अच्छे से हम अपना सिलेक्शन लेंगे, ना कि ज़्यादा यहाँ भटकाव में रहेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो बैच है ये आपको कैसे मदद करेगा, और फिर उसके बाद हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, जो कि आपका पहला टॉपिक परसेंटेज है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि ये जो बैच है, इस बैच में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। जैसे आज पहली बार यूट्यूब पर एप्लीकेशन की क्लास हो रही है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शायद एप्लीकेशन पर विजिट नहीं किए होंगे, तो उनको वहाँ का टेस्ट और वहाँ का फ्लेवर पता नहीं होगा। उन्हें जैसे हमेशा ये लगा होगा कि हाँ यार जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं उसी तरीके से शायद एप्लीकेशन पर क्लासेस होती होंगी, बट नॉट माय डियर, दोनों जगह पर डिफरेंस अलग है। यूट्यूब पर जो मैं कराता हूँ वो प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, कभी बेसिक बहुत बेसिक जाके नहीं उठाना पड़ता है। रीजन यहाँ पर क्योंकि अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है, कोई एकदम अमेच्योर होता है, बिगनर होता है। तो इस वजह से एक कॉमन मेथड रखकर पढ़ाना होता है ताकि यहाँ पर हर तरह के बच्चे को समझ में आ सके। बट एप्लीकेशन पर मैं ये मान के चलता हूँ कि हर बच्चा बिगनर है और वो एकदम जीरो से सीखने आया है, इस वजह से मैं काफ़ी बेसिक तरीके से एकदम शून्य से शिखर तक मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ठीक है, साथ में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कम से कम 2 मेथड बताऊंगा। एक तो जो आपका बेसिक हो गया ताकि आप थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को लेकर समझ सको, और दूसरा उसके स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, और आपको स्मार्ट अप्रोच ही सीखना है पेपर को क्रैक करने के लिए। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप देखोगे कि मैं कैसे विद इन सेकंड सॉल्व करूंगा, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से अलग अलग बैच में पढ़ रहे हैं वो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अभी मेरा एक बैच है चैंपियंस 4.0, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और मेरा दावा है कि पूरे भारत में ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, यहां पर मैं किसी के पढ़ाने पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, बट मैं अपने आप की चीजों को बता रहा हूं कि मैंने क्या नया योगदान दिया है इस इंडस्ट्री में, मैंने क्या बच्चों को यहां सिखाया है, कैसे बड़े बड़े सवालों को 2 लाइनों में सॉल्व किया जाता है, कैसे परसेंटेज मेथड का यूज किया जाता है, कैसे सक्सेसिव मेथड का यूज किया जाता है। जो एक सवाल को बनाने का नजरिया होता है ना, वो मैंने बदल कर रख दिया बच्चों के दिमाग में, और वो मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनका सबसे ज्यादा फायदा हो सके और वो अपने पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, साथ में मैं जो सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि मैं जो जिस तरीके से मैं टॉपर बना, जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके मैं बना, और मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ों की प्रैक्टिस आप भी करो, वो है मेरा भाई अपडेटेड कंटेंट। भाई है ना, अब जमाना गया यार, वो अब जमाना गया कि जहां पर आपको बेसिक बेसिक टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा के फिर 10% घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो ये जमाना अब नहीं रहा मेरे भाई, ये वक्त चला गया। अब थोड़ा सा अच्छा टाइम आ चुका है, तो क्वेश्चंस भी थोड़े अच्छे लेवल के हैं। अब आपका वेंडर भी बदल चुका है। ठीक,
और आपका जो वेंडर है वो टीसीएस है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इस वेंडर ने काफ़ी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन जो है वो पूछने शुरू कर दिए हैं, चाहे आप बात कर लो परसेंटेज में या बात कर लो एडवांस में। क्योंकि टीसीएस का जो हमेशा से स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है ना, वो अरिथमेटिक रहा है, सिंप्लीफिकेशंस रहे हैं, जहां पर वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते थे, जहां बैंकिंग पर पहले भी वो भौकाल मचाते थे और आज भी यहां पर ये भौकाल मचाते हैं। अब इसमें अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं आता है तो ज्यादा जोर दिया जाता है कि कैलकुलेशन सीखो, कैलकुलेशन सीखो, बट ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास अप्रोच सही है तो शायद उस अप्रोच के माध्यम से हम अपने कैलकुलेशंस को काफी कम कर सकते हैं। तो वो अप्रोच भी हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। और प्रैक्टिस अगर करनी है तो अपडेटेड क्वेश्चंस पर करिए। मैंने कहा ना, आज गुरुकुल में ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। बैच में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 1.5 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनको अपने 2400 वाली क्वेश्चंस की बुक मैंने दी और मैंने कहा कि चलो ये नया क्वेश्चन है, लगातार तुम बना के दिखाओ, तो कल एक बच्चे ने 3 घंटे में मात्र 15 सवाल किए। मैं इस बात को देख के शौक रह गया कि 1.5 साल के कोचिंग लेके आने के बाद में यहाँ पर उस लड़के ने 3 घंटे में 15 क्वेश्चन किए। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नंबर 7 परसेंटेज का है ई बुक का, उसमें उसने आधे घंटे लगा दिए। तो ये माहौल अभी हो रखा है कि नए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस ही नहीं है। जो पहले के क्वेश्चंस पर जादू होता था, जो चीजें पहले चल रही होती थी, बस उसी उसी पर आता है, नया पर कुछ भी नहीं आता। अब ये कैसे काम होगा ये बताइए। पेपर तो जब आप देने जाएंगे तो नया क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ना, पुरानों से तो कुछ वास्ता ही नहीं है। तो हमें जो सीखना है वो सबसे ज्यादा अपडेटेड कंटेंट पर सीखना है, और इस बैच में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा अपडेटेड होगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस के शीट में आपको दूंगा वो टाइप वाइज और लेवल वाइज होंगे। अब ये टाइप वाइज लेवल वाइज आप कभी कभी बार सुन चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि असल में ये टाइप वाइज और लेवल वाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आज मैं आपके लिए जो शीट आपको मिलने वाली है सबसे पहले, और ये फ्री फॉर ऑल होगी, सभी के लिए जो है वो फ्री है। ठीक है, फ्री शीट फॉर ऑल। ये जो शीट आपको मिलेगी यही आपको मिलेगी परसेंटेज की पूरी प्रैक्टिस शीट। अब ये प्रैक्टिस शीट में आप देखोगे ना, तो जैसे ये परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट है, इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी है कि ये अपडेटेड है, टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, बाइलिंगुअल है। ठीक है, इस तरीके के कुछ आपको शीट्स मिलेंगे। इस शीट में पर्टिकुलरली हर कैटेगरी का मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, और जिस तरीके से ये परसेंटेज की शीट है उसी तरीके से पूरे कोर्स में आपको हर चैप्टर का शीट मिलेगा, और हर चैप्टर में मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं तो 150 सवाल होंगे। ठीक है, इसमें जैसे आप सवालों को देखना शुरू करोगे तो सारे किस साल का ये क्वेश्चन है वो पूरा मेंशन्ड है, और इनको हमने टाइप वाइज बना रखा है। ऐसे नहीं कि कभी उठाया प्रीवियस ईयर छाप दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, वो बच्चे की जिम्मेदारी है, वो जाने, मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनता, मैं क्यों जानूं यहाँ पर। ठीक है, मेरा काम बस पढ़ाना है, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, ऐसे नहीं भाई। मेरा पूरा कोशिश यहाँ पर ये रहता है कि मैं पूरा उस सवाल का 100% निचोड़ आपके दिमाग में फिट करके जाऊं, और मैं आपको समझाऊं कि असल में यहाँ पर है क्या, पूछा कैसे, और कल के दिन अगर इसके आसपास का कोई भी सवाल आता है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। जो भी शीट्स होती हैं वो एरर फ्री होती हैं, टाइप वाइज होती हैं। अब यहाँ पर जैसे मानो कि एक टाइप अभी चल रहा है, फिर दूसरा टाइप इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए बी रूल। अब ये ए बी रूल को मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि ए बी रूल होता क्या है, फिर उसके आधार पर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए आप उनको बना पाओगे। तो काम ऐसे होता है कि जैसे मानो मैं बैठा, मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कम से कम 5000 6000 सवाल देखें, पर्टिकुलर उसमें किसी एक चैप्टर का 1500 से 2000 क्वेश्चन होता है, और फिर उन 1500 2000 क्वेश्चंस को देखने के बाद डिसाइड यहाँ पर ये होता है कि हाँ परसेंटेज की शीट ऐसे बनानी है। ठीक है, अब जैसे मानिए ए बी रूल है, तो ए बी रूल में सबसे पहला क्वेश्चन आपको एमटीएस को देखने का मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन सीएचएसएल का होगा, तीसरा क्वेश्चन सीजीएल का होगा, चौथा मेंस का होगा, पांचवा फेज 9 और एनटीपीसी का होगा। रीजन, ताकि इससे सारे के सारे एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस कवर हो सकें, सारे टाइप भी कवर हो सके और सारे लेवल भी कवर हो सकें। जब आप इलेक्शन के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो पर्टिकुलरली आप इलेक्शंस के ही क्वेश्चंस लगाएंगे, आप यहाँ पर बीच में कोई और क्वेश्चन आपको यहाँ पर परेशान करने नहीं आएगा। और इलेक्शंस के भी क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक हम लेकर चलेंगे। इससे क्या होगा कि हम एक चैप्टर को 10 बार ना पढ़कर एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन क्लैरिटी ऐसी मिलेगी कि उसके बाद अगर हमें कोई भी नया क्वेश्चन कोई भी दे दे तो हम उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो सारे के सारे हम आपको पूरा का पूरा कोर्स पैटर्न बता दें तो आपके कोर्स में मैं आपको पूरा का पूरा अरिथमेटिक, एडवांस, डीआई, ये 3 पार्ट मेजर हैं जो मैं आपको कराऊंगा, और जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको वीडियोस के अंदर ही बताएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ताकि हम आपको वो इंप्लाई करके दिखा सकें। जैसे 11 का मल्टीप्लिकेशन आया, किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो जब जहां पर जरूरत पड़ेगी वहीं पर बताएंगे, अलग से वीडियो बनाकर उसका नहीं बताएंगे। रीजन यहाँ पर क्योंकि फिर वो चीज़ें आप अलग से देख तो लेते हो बट आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो जहां पर जरूरत होगी वहां हम प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। शीट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे वो लेवल वाइज भी हैं, टाइप वाइज भी हैं, और नोट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये सभी चीज़ें आपको आपके एप्लीकेशंस पर मिलेगी, और इसकी जो फीस है वो 899 है, 899 रुपये में 2 साल की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट मैथ का आपको कोर्स मिलने वाला है।
ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ और बड़ी बातें हैं नहीं मेरे पास यहाँ पर। जो बातें मैं कराऊंगा मैं उतना ही कमिटमेंट आपसे कर सकता हूँ। ठीक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वही हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे तो आप रैंक भी लेकर आ सकते हो, और आप मेहनत नहीं करोगे तो शायद मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा लूँ, आप स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार एक टीचर से तो पूरा का पूरा भारत पढ़ता है ना यार। मेरे से तो पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसमें कितनों का होता है, उन्हीं का जो डेडिकेटेड होते हैं। मेरे से पढ़ने वाला वो भी स्टूडेंट है जो ऑल इंडिया रैंक 2019 में लेकर आया है जीएसओ की कैटेगरी में, और नॉर्मल रैंक उसका ऑल इंडिया 14 है, जो मेरा रिकॉर्डेड बैच का है। मेरे का पढ़ने वाला वो भी स्टूडेंट है जो राइट नाउ अभी मेंस का पेपर दे रहा है, और डेली वो मुझे स्कोर भेजता है, तो उसके 200 में 200 मार्क्स आते हैं। पढ़ने वाले वो भी स्टूडेंट है जिनके एनटीपीसी में 97 आए हैं। पढ़ने वाले वो भी स्टूडेंट है जिनका सीपीएम ऑल इंडिया रैंक आया है। और पढ़ने वाले वो भी स्टूडेंट है जो पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन 20 नंबर से मैथ में ज़्यादा नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो दोनों साइड होते हैं, लेकिन वो दोनों साइड में जो ब्राइटर साइड होता है वो कब पॉसिबल होता है, जब मेरी मेहनत और आपकी मेहनत साथ ट्रैक पर चल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होता है। पता चले एक तरफ मैं ही खींचे जा रहा हूँ, आप क्लास में रेगुलर ही नहीं है, आप लाइव आ ही नहीं रहे, आप टाइम पर आ ही नहीं रहे, तो भाई मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, आप नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, दोनों तरफ से मेहनत चाहिए। मैं तो करूँगा ये मेरी हाथ में है, बट वहाँ पर ऑन द अदर साइड आपसे भी चाहिए कि जब आपकी क्लास रेगुलर हो रही है, रोज टाइम पर हो रही है, तो आप भी लाइव रहें, मौजूद रहें, आप सीखे जो मैं कराना चाहता हूँ, तभी फायदा होगा। तब आपको दिखेगा कि आपका मैथ इंप्रूव हो रहा है। आज मेरे पास कम से कम मैं 30,000 से 40,000 बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेरे अलग अलग बैचेस का अगर हम टोटल सम निकाल दे तो कम से कम 40,000 प्लस एडमिशन्स मेरे हो चुके हैं। और ये बच्चों का जो एक तरीके से आप रेस्पॉन्स देखोगे ना, तो 40,000 में आपको 4 भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिल सकते हैं, ये मेरा दावा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ आती है ना, तो उसका पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है, बट ये शायद ऊपर वाले की देन है कि नेगेटिव फीडबैक कभी नहीं आया। आज भी यूट्यूब पर अभी 1500 बच्चे लाइव देख रहे हैं। एक स्टूडेंट भी ये बात नहीं कह सकता है कि मैंने कभी आज तक किसी भी स्टूडेंट का 1 रुपए की बेईमानी की हो, या कभी वो ऐसा भी स्टूडेंट हो कि ये बोल दे कि सर बैच लिया है और नुकसान हुआ है। ये ओपन है, ओपन चैलेंज मैं कह रहा हूँ यहाँ पर है, क्योंकि कभी ऐसे बच्चे को फील ही नहीं हुआ। उसको हमेशा ये फील होता है यार कि इतनी ज़्यादा वैल्यू मिली और कंटेंट में यहाँ पर प्राइस बहुत कम है। और यही रीज़न है कि 1 साल के अंदर 40,000 प्लस एडमिशन्स हैं मेरे पास। ठीक है, बट ये मैंने कभी आज तक बोला नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि इसको बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, वो ऑटोमेटिक जानते हैं कि खेल क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज, और परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, आज मैं यूट्यूब पर पहली बार इतने बेसिक से शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे चीज़ों को लेकर और पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का माहौल भागम भाग वाला नहीं होगा। काफ़ी आराम से, स्थिर तरीके से, बड़े प्यार से हम पूरा सीखेंगे कि असल में परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, कमेंट पर थोड़ा कम फोकस रहेगा, तो आप मेरी बातों को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बातें हम थोड़ा कम करेंगे और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है परसेंटेज। अब हम बात करते हैं परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज मैं हमेशा से बोलते आया हूं, अरिथमेटिक की जान है। जैसे आपका कोई ना कोई जान है, तो यहाँ पर परसेंटेज किसकी जान है, तो अरिथमेटिक की जान है। अब ये परसेंटेज से अगर हम बात करें यानी प्रतिशत से, तो परसेंटेज से आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, तो देखेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो परसेंटेज से आपके प्री में कम से कम 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेंस को लेकर, तो मेंस में आपके कुल मिलाकर 4 से 5 सवाल परसेंटेज के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशंस पर होते हैं या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछे गए होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, क्या इसको छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने ये बात कहा कि डायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा या इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट तरीका क्या है, तो इनडायरेक्ट तरीका कहने का मतलब है कि जैसे आगे चल के मान लीजिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ेंगे, तो उसमें भी प्रतिशत का आपको उपयोग जानने को मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। मतलब आगे चल के पूरे अरिथमेटिक में आपको अगर कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना, तो वहां पर आपको परसेंटेज की नीड होगी होगी। यानी आप इसको छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, इसको तो करना ही करना है। ठीक है, जिस तरीके से बिना सांस लिए आदमी नहीं रह सकता, उस तरीके से मैथ बिना परसेंटेज के तो रहा ही नहीं जा सकता है। यानी पहले इंपॉर्टेंस देनी है परसेंटेज, फिर उसके बाद कुछ भी चीज़ हो तो वो देखेंगे। अब ये परसेंटेज के अंदर आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना, मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। AB रूल क्या होता है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड क्या होता है, कैसे हम बड़े बड़े परसेंटेज को तोड़ते हैं।
ठीक है, 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 3 साल का कैसे निकालेंगे, रेशियो का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, ठीक है, कहाँ पर जो है हम इलेक्शंस के क्वेश्चंस को शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, कमीशंस को करेंगे, वेन डायग्राम को करेंगे, कई सारे इसके अंदर डाइवर्स टॉपिक आ जाते हैं। और आज इस साल जैसे मानो कि आपको इलेक्शन से क्वेश्चन आ गया तो अगले साल आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं और ये पूरा का पूरा मिलेगा आपको। बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन पर PDF अपलोड हो जाएगी कल में, तो आप एक बार देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन से ऊपर का शीट आपको मिलेगा और यहाँ के हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। और जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी एक डिजिटल क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो शुरू किया जाए सेशन को। आज सेशन को शुरू किया जाए। क्या करते रहते हो यार तुम लोग यार, कसम से, मतलब। तो चलिए परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितनों को परसेंटेज का यहां पर डेफिनेशन पता है। असल में वाकई में प्रतिशत क्या होता है, कितने लोग यहां पर जानते हैं, ये बताइए कि प्रतिशत से आप वाकई में क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है यहां पे। ठीक है, परसेंटेज का रियल मीनिंग क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर देखो, परसेंटेज अपने आप में ही अपने परिभाषा को परिभाषित करता है। प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 में किसी भी चीज का मान, यानी परसेंट में, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंट में किसी भी संख्या का मान, यानी किसी भी संख्या को अगर 100 में बताना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। किसी भी संख्या में अगर हमें 100 को बताना हो तो हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। अब यहां पर देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने A% लिखा, तो A% का मतलब क्या होता है, तो यहां पर हम A लिखेंगे और जब ये परसेंटेज हटता है ना तो उसके नीचे कितना आ जाता है, 100 आता है, यानी यही होता है परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, कि अगर हम किसी भी संख्या को परसेंट में लिख रहे हैं तो परसेंट का साइन जब नीचे हटेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हो जाता है हमारा परसेंट। अब परसेंटेज में हमें 2 बातें जाननी है। सबसे पहला बात हमें यहां पर यह जानना है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, यानी यहां पर हम भिन्न और बट्टे में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर कोई हमें फ्रैक्शन दिया गया है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये 2 बातें अगर आपने जान ली तो समझिए अरिथमेटिक में जहां जहां पर कन्वर्जन आएगा वो आप पूरा का पूरा सीख लेंगे। ठीक, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है, यानी प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में। तो सबसे पहला यहां पर हम सीखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यहां पर कि परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, यहां लिखिएगा हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि यार 10%, 20%, 50%, 40%, 60%, तो वो 60% का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर लिखूं 50%, तो ये 50% का मतलब क्या है, ये 50% 1/2 कैसे हो गया, क्या कभी आपने सोचा। और ये 1/2 है तो इस 1/2 का वाकई में शाब्दिक अर्थ क्या है, यहां पर ये क्या कहना चाहता है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर समझना पड़ेगा कि कैसे इस परसेंटेज को हमने इस फ्रैक्शन में बदला। तो कभी भी अगर आप कोई भी परसेंट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप 50% लिखते हैं और आपको इसको बट्टे में बदलना होता है ना, तो मैंने क्या कहा, ये 50 अपने स्थान पर रहेगा और जब ये परसेंटेज हटेगा ना तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। जब ये प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, क्योंकि प्रतिशत अगर आप ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। फिर 50 इसको कितनी बार में काटता है, 1/2 बार में, यानी यहां पर आपका जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में बदल चुका है। ठीक, अब इसका मतलब यहां पर क्या होता है, तो इसका मतलब यहां पर यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आप 2 भाई हो, ठीक है, एक आप हो गए और आपका एक छोटा भाई हो गया, और घर में अगर जायदाद का हिस्सा लगता है तो आप ये बोलोगे कि सर मुझे आधा हिस्सा मिला है, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर 50% के मालिक मैं हूं और 50% का मालिक मेरा भाई है। तो वो 50% कहां से आया, वो आधा कहां से आया, तो यहां पर वही बात है कि अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो उसमें सिर्फ आपको कितना मिलेगा, 1 रुपए, तो 50% यही बात को बताता है। नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो नीचे जो होता है वो हमेशा टोटल वैल्यू होती है और ऊपर जो होता है वो हमेशा क्या होती है, तो परसेंटेज वैल्यू होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 रुपए का 50% कितना हो गया, 1 रुपए हो गया।
₹2 का 50% कितना हो गया, तो ₹1 हो गया, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज को ज़रा हम तोड़ते हैं कई सारे पार्ट्स में और हम समझते हैं कि अलग अलग परसेंटेज दिए गए होंगे तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे मानिए कि अगर हमारे सामने 10% है तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, अगर वो 20% है तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 30% है तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 25% है तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, और फिर इसके अलावा अगर जैसे मानो 11 सही 1/9% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया, तो हम इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिया, और परसेंटेज का साइन हटते ही नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। जीरो से हमारा जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने 20 लिखा है और परसेंटेज को गायब करते ही नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। यानी अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। यानी हम क्या बोलेंगे कि सर 20% किसके बराबर है, 1/5 के। 20% किसके बराबर है, 1/5 के। 30% को अब मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं क्या कहूँगा, 30 लिखूंगा, और परसेंटेज को हटाते ही नीचे कितना आ जाएगा, 100, जीरो से जीरो खत्म। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 3/10 के। यानी 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10 हो गया। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 3/10। 25% को लिखना है तो हम क्या कहेंगे, सर ऊपर 25 लिख दीजिए और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी जब हम इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे परसेंटेज में तो दिक्कत बच्चों को नहीं आती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है जब आपको यहाँ पर इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में दे दिया जाए। यानी जब फ्रैक्शंस दिए गए होंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर मान लो यहाँ ये कह दे हमें 11 सही 1/9%, तो ये 11 सही 1/9% को हम कैसे तोड़ेंगे। आप मान लीजिए कभी भी कोई भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया होता है तो आप उसको कैसे लिखते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम बेसिक से उठाऊंगा आराम से और बहुत हाई लेवल तक हम चलेंगे, इसमें परेशान नहीं होना है हमको। ठीक है, आ जाइए। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम 2 सही 4/7 लिखते हैं, तो 2 सही 4/7 का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे तोड़ते हैं। तो बोलोगे सर 2 को 7 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 2 को किसके साथ गुना करेंगे, 2 को 7 के साथ गुना करेंगे और उसमें यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, तो ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जितना है उतना ही लिखेंगे। यानी यहाँ पर अंश अपॉन हर। ठीक है, अब यहाँ बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे सर 7 का 2 गुना 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18, 18/7। यानी अगर हमें यहाँ पर लिखना है 2 सही 4/7 को, तो वो किसके बराबर होता है, 18/7 के बराबर। किसके बराबर होता है, तो 18/7 के बराबर। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ लिखना है तो पहले क्या करोगे, ये 11 को 9 से गुना करोगे, 99, 99 और एक कितना हो जाएगा, 100, और 100/9। यानी पहले अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो आप नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखो ताकि आप इसको समझ पाओ कि इसको तोड़ना आगे कैसे है। फिर 100/9 जैसे आपने लिखा ना, तो उसके बाद आप इस 100 को ऐसे 100 रहने दो। ठीक है, 9 को 9 भी रहने दो, और परसेंटेज को हटाते नीचे कितना चलाएगा, तो नीचे यहाँ पर 100 चलाएगा। 100 से आप 100 को काट दीजिए, कितना वैल्यू आ गया, 1/9। यानी हम 11 सही 1/9 को किसके बराबर कहेंगे, तो 11 सही 1/9 को 1/9 के बराबर कहेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो 12.5%। अब जैसे 12.5% को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, तो 12 का 2 गुना 24, 24 और ये कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2, और ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 25 को 25 रहने देंगे, 2 के जगह पर 2 लेकर आ जाएंगे, और परसेंटेज जैसे गायब होगा तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से जब हम इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 1/8 के बराबर है। यानी आपने यहाँ पर सीखा कि कभी भी हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, 100 से भाग। तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि किसी भी प्रतिशत को बट्टे में बदलने के लिए हम उसको क्या करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप आराम से यहाँ नोट करिए। ठीक है, टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए टू कन्वर्ट any percentage into fraction we divide it by 100, we divide
8/100। जो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ ना, ये नोट्स आपके चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब हम यहाँ दूसरा पॉइंट की शुरुआत करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी बट्टे को हम परसेंटेज में कैसे बदलें, फ्रैक्शन को यहाँ पर परसेंटेज में कैसे बदला जाए। कई सारे आपने फ्रैक्शंस देखे होंगे, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आता होगा कि सर इसको कैसे तोड़ा जाए। जैसे मानो अगर हम 1/7 की बात करें, ये परसेंट में कितना होता है, 1/9 की बात करें कितना होता है, 1/11 की बात करें कितना होता है। तो असल में हम इनको कैसे तोड़ते हैं और कैसे लिखते हैं, और इनको तो याद करना ही करना है आपको अपने पेपर के लिए। अगर आप याद नहीं करेंगे ना मेरे भाई, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आगे चल के बहुत परेशानी होने वाली है। तो ये आराम से तसल्ली से अगले 1 घंटे तक बने रहो और शांति से जो पढ़ा रहा हूँ सीखो, बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि अगर नींव ही हमारी अच्छी नहीं है ना, तो चाहे कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लो, ढहना तय है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप चाहे कितना भी क्यों ना कुछ पढ़ लो, सवाल तो बनेगा ही नहीं आपसे। तो बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा कुछ देर में। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाए, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने कहा जैसे मानो कि 1/2 है। अब इस 1/2 को मुझे किस में बदलना है, तो इस 1/2 को मुझे परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 1/2 है, मैंने इसको किसके साथ गुना किया, 100 के साथ, और परसेंट का साइन लगा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, तो जब मैं 1/2 को यहाँ पर 100 के साथ गुना कर रहा हूँ और ये परसेंटेज का साइन लगा रहा हूँ, अगर मैं इस साइन को हटा दूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, जो कि इसको काट देगा और बात उतना ही पड़ेगा, वो 1/2 के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे 1/2 को बदलना है तो मैं 2 से किस बार काटूंगा, 50 बार में, ठीक। और ये 50 कट जाएगा हमारा और परसेंट का साइन हमारा आ जाएगा। तो कोई भी बट्टा यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, तो फ्रैक्शन में। यानी कभी भी अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100 से गुना करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको 100 से गुना करते हैं। अब हम लगातार कई सारे परसेंटेज को देखते चलेंगे, तोड़ते चलेंगे, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले 1/1 को देखो, फिर उसके बाद 1/2 हो गया, फिर 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, और 1/5 हो गया, ठीक है। 1/5 हो गया, 1 आपका 6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1/9 हो गया, 1/10 हो गया। अब बोलोगे सर कहाँ तक याद करना है, तो 1/20 तक, कम से कम 1/20 तक तो आपको याद करना ही करना है कि कैसे हम इनको परसेंट में लिखते हैं और क्या इनका मतलब होता है। तो 1/1 को परसेंट में लिखना है, तो मैंने क्या कहा, 100 से गुना करके किसका साइन लगा दो, परसेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% के। 1/2 को परसेंट में लिखना है तो क्या करोगे, 100 से गुना करके परसेंट लगा दो, 2 से ये कटेगा आपका 50 बार में, तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 1/3 को परसेंट में लिखना है तो किससे गुना कर दो, 100 से गुना कर दो। अब क्या 3 इस 100 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। अब ये 3 इस 100 को नहीं काट पाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जैसे मानो कि अगर कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाए 100 और बट्टे में कितना मिल जाए 3, तो आप इसको कैसे लिखते हो। तो इसको लिखने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर 100 लिखा है और आप उसको 3 से भाग कर रहे हो, तो कितनी बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा तो 9 आ जाएगा। फिर आपका 1 और 0 हो जाएगा, फिर 3 से 3 बार में कटेगा तो 9 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, ठीक है। यानी यहाँ पर हम अगर इस संख्या को लिखे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कोशिएंट आता है ना, यहाँ पर जो भागफल आता है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। और जिससे हमने भाग किया होता है यानी डिवाइजर और भाजक, उसको हम नीचे लिखते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई फ्रैक्शन है तो उसको डिवाइड करने के बाद ये ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ, मुझे लगता है अब ये बात आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेम तरीके से मुझे यहाँ पर क्या करना है, 100 को 3 से भाग करना है। तो पहले 3 का 3 गुना हमारा 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, उसको ऊपर लिख देंगे और बट्टे में 3 इतना परसेंट। अब मुझे 1/4 को परसेंट में लिखना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगा दूंगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 25%, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25% के बराबर। अगर हम यहाँ बात करें 1/5 को लेकर, तो वापस हम 1/5 को किससे गुना करेंगे, 100 से, और 100 से गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 20 बार में काटेगा तो 20%, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर देखना है कि 1/6 परसेंटेज के बराबर में कितना होता है, तो 1/6 इंटू परसेंट करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 50 बार में, ये हमारा आ जाएगा 50/3%। और इस 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 50/3% को यहाँ पर मेरे भाई 3 से भाग करो तो 16 का 3 गुना 48 होता है, 2 बचेगा और नीचे हमारा 3 आएगा, तो 16 सही 2/3
3%। ठीक है, आ जाइए 1/7 को मुझे परसेंट में लिखना है। मैं क्या करूंगा, 1/7 को 100 से गुना करूंगा। ठीक है, अब मुझे 100 को 7 से भाग करना है, तो 7 का 1 गुना यहाँ पर कितना होगा, 7। 3 बचेगा, 3 और 0 30 हो जाएगा। 7 का 4 गुना 28, बचेगा 2 और यहाँ पर इतना। ये कई बार पूछा जाता है 1/7, तो याद रखना है कि 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7 के। बहुत अच्छे, जिनको याद है ना वो कमेंट में लिखते चले जाओ, ताकि आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, 1/8, 1/8 को परसेंट में बदलना है, तो क्या करोगे, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाओगे। 4 से काटोगे तो 2 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, तो बोलोगे सर 25/2%। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछता है, एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछता, वो तो सीधा फ्रैक्शन देता है। तो आप क्या करोगे, 2 से 1 बार में 2 चला जाएगा, 2 से 2 बार में 4 हो जाएगा, 5 में से 4 चला गया, 1 बचेगा, यानी 12.5% आपका आएगा। इस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, उसी तरीके से आपको जो टेबल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इस टेबल में आपको पूरा याद करना है। ठीक है, और ये टेबल में कहाँ तक याद करना है, तो 1/1 से लेकर 1/20 तक पूरा कंप्लीट याद रखना है। 1/1 किसके बराबर, 100%। 1/2 किसके बराबर, 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। ये आपका फाउंडेशन है, और अगर आपने ये याद नहीं रखा ना जनाब, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। बैंकिंग में यहाँ पर इसको जो है दशमलव में भी करके पूछा जाता है। ये 33.33% भी इसी के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इस 1/3 को बाद में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 1/1 से लेकर 1/5 तक का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अपने टेबल के सामने ये पूरा लिखकर और याद करना है सुबह से लेकर शाम तक, जैसे भी हो पाए। बस मुझे आपके जुबान पर ये चाहिए, ताकि जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊं, तो जब मैं यहाँ पर लिखूं 12.5%, तो वो 1/8 के बराबर कैसे हो गया, आप ये सवाल फिर मुझसे दोबारा ना करो कि सर ये 1/8 के बराबर कैसे हो गया, ये ऐसे यहाँ पर हो गया। ठीक है, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो 16.66% के बराबर। यानी अगर कभी परसेंट में इतना देगा या परसेंट में इतना देगा, तो जब हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1/6 के। ठीक है, उसी तरीके से 1/7 किसके बराबर हो गया, तो 1/7 14 सही 2/7 के बराबर। 1/8 किसके बराबर हो गया, तो 12.5% के बराबर। 1/9 किसके बराबर हो गया, तो 11 सही 1/9 के बराबर। 1/10 किसके बराबर, 10% के। याद रखना है जनाब, 1/20 तक आपको याद रखना है। आ जाइए 1/11 की बात करते हैं। तो जब आप 1/11 को जब आप 100 से यहाँ पर गुना करोगे, तो 100 से गुना करने के बाद कहानी क्या होगी, तो 100 से गुना करने के बाद ऐसा होगा कि 11 इसको 9 बार में काटेगा तो 99 हो जाएगा, एक ऊपर रिमाइंडर बच जाएगा, तो 9 सही 1/11%, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर एक बात सीखा कि जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको 100 से गुना करते हैं। ठीक है, और जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो हम उसको 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, आ जाइए 1/12 कितने के बराबर, 8 सही 1/3। 1/13 किसके बराबर, 7 9/13%। 1/14 किसके बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/14 7 सही 1/7% के बराबर। 1/15 किसके बराबर, तो 6 सही 2/3% के बराबर। ठीक है, 1/16 ये सभी को आपको वेरीफाई करना है। आपको कैसे करना है, तो 1/16 लेना है, उसको आपको 100 के साथ गुना करके यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देना है। 4 से आप इसको 4 बार में काटेंगे, 4 से आप इसको 25 बार में काटेंगे, ये वैल्यू आपकी 25/4 के बराबर हो जाएगी। फिर फर्दर आप इसको काटोगे तो 4 से 6 बार में 24, एक बार में इतना, यानी 6 सही 1/4%, जो कि हमारा यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। फर्दर अगर हम बात करें तो 1/17 हमारा इतने परसेंट, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, एकदम कमेंट में आंसर देते चलिएगा, और 1/20 5%। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर फ्रैक्शंस होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो जब हम टाइम टू टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, बीच में हम उनको इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा यहाँ टेबल मैंने लिख दिया है, 1/1 से लेकर 1/20 तक का पूरा टेबल आपके सामने है, और ये पूरा टेबल मुझे अगली क्लास तक आप लोगों के याद होना मांगता है। ठीक है, कि रैंडमली अगर मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ दूं कि बताओ 1/13 कितना होता है, तो आप उसका आंसर तुरंत दे सको कि हाँ
हाँ सर 1/13 कितना होता है। 1/12 अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप बता पाओ कि 1/12 8 सही 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन बड़ा एकदम तेजी में आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी में जब हम गियर बदलते हैं तो गियर बदलने के लिए हमें पूछना नहीं पड़ता अपने दिमाग से भाई बदले कि नहीं बदले, वो दिमाग ऑटोमेटिक एक्शन ले लेता है जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। उसी तरीके से आपका रिफ्लेक्स यहाँ इतना खतरनाक होना चाहिए कि आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बड़ा तेजी में आप स्विच कर पाओ, तो फायदा है आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी है और जो आपको 1 से 2 दिन में मिलेगी। फिलहाल मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही ज़बरदस्त आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है और मैं थोड़ा उसमें अब और अपडेट कर दूंगा। जैसे इस बार का जो CHSL का पेपर हुआ है ना 2021 का, जिसकी आंसर की आई है, उसके भी क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये पिछले वाले बैच की शीट है और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई नया बैच आता है तो उसकी शीट को मैं और अपडेट कर देता हूँ ताकि नए वाले स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। तो इस बार के जो CGL 2021 के क्वेश्चन हैं और CHSL के क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे ताकि आपको और ज़्यादा फायदा जो है वो मिल सके और ये थोड़ी सी और अपडेटेड शीट आपको मिल जाए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके शीट में देखेंगे, जब आपको शीट मिलेगी तो दिखेगा यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और इस कैटेगरी का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर, यानी संख्याओं में प्रतिशत बढ़त या घटत। ठीक है, जब किसी संख्या को हम कुछ परसेंट बढ़ा दिए या किसी संख्या को हम कुछ परसेंट घटा दिए तो उसके में कितने परसेंट का चेंज आया, वो हम सभी सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला छोटा सा प्यारा सा सवाल से हम शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हम हाई लेवल पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 1/3 का कितना परसेंट है? 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। बताइए। लव यू भाई, लव यू सभी को। ठीक है, बताइए, बहुत शानदार। आपसे यहाँ कहा गया है कि 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। अब मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझना, कभी भी अगर हमें पता करना हो ना कि कौन किसका कितना परसेंट है तो उसको पता करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पर एक बात पूछूं कि जो 5 है वो 7 का कितना परसेंट है, 5 जो है यहाँ पर वो 7 का कितना परसेंट है, मानो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? तो मैं देखो, जिसके बारे में बात की जा रही है वो ऊपर होता है, जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे होता है, और लिखने के बाद क्या करके 100 का गुना करके साइन लगा देते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 500/7%। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? उसी तरीके से यहाँ पर किसके बारे में बात कही गई है तो 2/3 के बारे में, कि 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है, यानी 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। बात किसके बारे में कही गई है? 2/3 के बारे में। तो हम ऊपर किसको रखेंगे? तो हम यहाँ ऊपर 2/3 को रखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? तो इसकी तुलना हम 1/3 से कर रहे हैं, तो 1/3 को हम कहाँ रखेंगे? तो 1/3 को यहाँ हम नीचे रखेंगे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो हाँ जी, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करके क्या लगा देंगे? प्रतिशत का साइन लगा देंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या करेंगे? प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब यहाँ कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर शायद आपने पहली बार देखा हो। ठीक है, तो पहली बार देखा हो तो इसको कैसे तोड़ा जाता है, इसका भी एक जादू होता है, एक तरीका होता है। जब भी कोई फ्रैक्शन आपका इस फॉर्मेट में आ जाए, और फॉर्मेट क्या हो कि a/b को भाग किया गया है c/d के साथ, यानी एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ भाग किया गया है, तो इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं? इसको तोड़ने का एक तरीका होता है, बता रहा हूं, पहली क्लास है, नोट कर लेना, फिर मत पूछना सर, बार बार पूछोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहली वाली संख्या को सबसे आखिरी वाले के साथ गुना किया जाता है, यानी a को किसके साथ गुना कर दो? तो d के साथ गुना कर दो और उनको ऊपर लिख दो, और जो ये दोनों नालायक बच गए ना, इनको यहाँ बीच में गुना करके नीचे लिख दो। समझ में आ रहा है? सबसे पहला वाला सबसे आखिरी वाले के साथ गुना होता है और वो ऊपर रहता है, और ये दोनों नालायक जो है ये बीच में गुना हो जाके नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर आप यहाँ बोलोगे कि सर देखो, दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कह लो कि इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को काट लेगा, 2 × 100 200% आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले को गुना करेगा, यानी 2 × हमारा 3 ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ गुना हो गया जो ऊपर आ गया, जो बच गए वो नीचे आ गए, यानी 1 × 3 आ गए, और इंटू हमारा 100%। ठीक है, यहाँ के लिए तो हम काट देते, लेकिन मानो कुछ ऐसा फ्रैक्शन हो जाता नहीं कटता तो क्या करते? तो पूरा सीखना है बेसिक से एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर
दिल जले इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर इस सवाल का शॉर्ट में आप आंसर दे सकते थे, और शॉर्ट में मात्र एक लाइन में भी आंसर इसका दे सकते थे अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता तो, अगर आप इतना भी बेसिक में ना घुसते तो। ठीक है, यहाँ पर सवाल में देखो तो 2/3 के बारे में चर्चा है, और किसके साथ तुलना की गई है? 1/3 के साथ। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये वाली संख्या जो है इसका दोगुना है? बताओ, इसी का ये दोगुना है कि नहीं है? बताओ, ऐसा भी तो कह सकते थे ना। तो बोलते हैं हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कि ये संख्या जो है इसी का दोगुना है। ठीक है, अब जब भी कोई संख्या किसी की दोगुना होती है तो क्या होता है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं अपने आप में 100% हूँ, कोई एक व्यक्ति आ गया जो मेरा दोगुना है, यानी वो 200% हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो मेरा 3 गुना है, तो वो 300% हो गया। कोई ऐसा आ गया जो मेरा 4 गुना है, तो वो 400% हो गया। तो यहाँ बात 2/3 के बारे में कही गई है, जो इसका दोगुना है। यानी अगर ये संख्या अपने आप में 100% है तो इसका दोगुना कितना परसेंट होगा? 200%। तो बिना सॉल्व किए आप ऐसे भी टिक कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो उसका बेसिक तरीका, ताकि उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, और दूसरा एक स्मार्ट अप्रोच, ताकि आप उन सवालों को समझ सको कि हाँ, पेपर में इनको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना था। उदाहरण के तौर पे बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इतना तो हम कर लेते हैं। तो करते ज़रूर पेपर में, लेकिन अगर कल के दिन ऐसा पूछ लिया जाता कि 1.313 जो है यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा जाता, और यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चंस को डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ और सवाल यहाँ मैं बदल दे रहा हूँ। तो देखिए, यही सवाल एग्जामिनर बदल के आपके साथ खिलवाड़ कैसे करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो ये नहीं रखता और यहाँ पर 1/3 नहीं रखता, सेम तरीके से, और यहाँ पर इसी सवाल को वो क्या पूछ सकता है पेपर में, तो इसी सवाल को थोड़ा पॉइंट लगा के दशमलव में बढ़िया से क्रीम पाउडर लगाकर मेकअप करके क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आपसे ऐसा बोलेगा कि 2.44 जो है, या 2.442 जो है, इज व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, और इज व्हाट परसेंट ऑफ किसके बारे में पूछेगा? तो मानो यहाँ पर इसके बारे में पूछ सकता है कि 2.441 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.221। ठीक है, यानी ये जो संख्या है ना मेरे भाई, ये संख्या इसका कितना परसेंट है। अब अगर दिमाग लगाओगे तो यार इसी का तो ये 2 गुना है ना। देखो, 1 का 2 गुना 2 है, 2 का 2 गुना 4 है, 2 का 2 गुना 4 है, 1 का 2 गुना 2 है, यानी इसका ये 2 गुना है। और जब भी कोई संख्या किसी की 2 गुना होती है तो आंसर कितना आएगा? 200% आएगा। ठीक है, तो ये फायदा हो गया जहां पर हमें डिवाइड दशमलव, अगर नॉर्मल तरीके से करते तो क्या करते, आप यहां पर 2.442 को लिखते, फिर नीचे 1.221 को लिखते, फिर 100 से। इतना क्यों करना? आंखें तो देख रही है ना कि हाँ वो इसका दोगुना है। तो जब अपने आप में वो 100% होगा तो क्या ये 200% नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। बेशक आपको लग रहा हो कि यार ये मैंने क्या क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन हाँ ये जरूरी है बताना यहाँ पर, क्योंकि अभी भी आप ग्रेजुएट होने के बाद भी और इस माहौल में तैयारी करने के बाद भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि यार हम इनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो वो भी आपको समझना है। कहीं ना कहीं मैट्रिक सिस्टम पर भी आपको अपने आप को पकड़ बनाकर रखनी है। जैसे यहाँ 80 मीटर पूछा गया कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो सबसे पहले आपको यहाँ बात समझनी पड़ेगी। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे लिखोगे कि 80 मीटर की बात कही गई है तो 80 मीटर को ऊपर लिख दिए हैं, किसके साथ तुलना की गई है? 5 किलोमीटर को, तो 5 किलोमीटर को नीचे लिख दिए, इनटू लिख दिए यहाँ पर 100, यहाँ पर इसको हम काट दिए, 5 से कटा 20 बार में, 80 इंटू 20 1600, 1600 तो है ही नहीं, ऑप्शन में फंस गए। ऐसा नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता। आप क्या कर रहे हैं? आप तुलना कर रहे हैं। तो तुलना कर रहे हैं तो कैसे तुलना करेंगे? क्या आप लीटर को केजी के साथ तुलना कर सकते हैं? क्या किसी के रफ्तार को समय के साथ तुलना कर सकते हैं? जैसे आप बोलेंगे भाई मेरी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है और तुम्हें 5 सेकंड लगते हैं। नहीं होता ना। कभी भी जो कंपेरिजन होता है, कभी भी जो परसेंटेज निकाला जाता है, वो सेम रेशियोज में निकाला जा सकता है। वजन का तुलना वजन से ही किया जाता है, उम्र की तुलना उम्र से ही की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं मेरा वजन 50 किलो है, तुम्हारी उम्र 25 तुम्हारा उम्र 25 साल है और हम बैठकर कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, कभी भी कंपैरिजन होगा तो सेम क्वांटिटी का होगा। यहाँ पर ये क्वांटिटी मीटर में है और ये क्वांटिटी किलोमीटर में है, तो जनाब कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। या तो हमें इसको भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा और नहीं तो हमें इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
अब चलो मान लो यहाँ पर ये सवाल हमने मीटर और किलोमीटर में दिया, क्या ज़रूरी है कि एग्जामिनर मीटर किलोमीटर में दे? ऐसा भी तो हो सकता है वो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने को कह दे। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कि मिलीमीटर और हेक्टोमीटर को कन्वर्जन में कह दे। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर तो सबको याद होता है, लेकिन अगर हेक्टोमीटर पूछ दिया, डेसीमीटर पूछ दिया, तो वहाँ बत्ती गुल हो जाती है। तो वो भी हमें समझना है कि वो कन्वर्जन कैसे होता है, उसके बारे में समझो। तो बचपन में आपने एक ट्रिक याद किया होगा, या फिर आपने कन्वर्जन का आपको एक चार्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो आज याद कर लो। सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर उसके बाद आता है सेंटीमीटर। याद होगा यहाँ पर थ्री इडियट का डायलॉग कि जब यहाँ पर कैटरीना कह रहा हूँ, करीना कपूर जब मिलने जाती है उस छोटे से लड़के से, और वहाँ पर जो शिलोंग या जहाँ पर भी वो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, मिलीमीटर तो अब सेंटीमीटर बढ़ गया, तो कहते हैं नहीं, मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं बना, किलोमीटर बन गया ये तो, मतलब बहुत बड़ा हो गया। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर आता है सेंटी, तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, और फिर आ जाएगा मीटर, फिर उसके बाद होगा डेका, फिर होगा हमारा हेक्टो, फिर उसके बाद होगा किलोमीटर। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये याद रखना है जनाब। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये यूनिट ऑफ कन्वर्जन है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। अब इसमें भी हम आपको पूरा मैट्रिक सिस्टम में बताएंगे कि कैसे, अगर मानो कल के दिन मुझे मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए यहाँ पर कि सबसे नीचे कौन रहता है। आपको भी पता है कि बिल्डिंग में जब आप रहते हैं तो सबसे नीचे वाले फ्लोर का किराया सबसे ज़्यादा होता है और सबसे टॉप वाले का किराया सबसे कम होता है। यानी नीचे कौन रहता है, तो सबसे ज़्यादा बलवान आदमी, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे ज़्यादा ताकत वाला, पहुँच वाला। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे हमारी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, हमारा पावर बढ़ते चला जाएगा, हमारा रुतबा बढ़ते चला जाएगा। और किराया बिल्डिंग का कैसे बढ़ेगा, तो किराया बिल्डिंग का ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू अपने आप के सारे 10 गुना होते चले जाएंगे। यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकें, तो जब हम यहाँ पर गए तो किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है, किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, 10 से गुना। ठीक है, हेक्टो को अगर आपको डेका में बदलना है तो 10 से गुना। यानी जब आप नीचे से ऊपर जाते चले जाएंगे तो वैल्यू अपने आप का 10 गुना होते चली जाएगी। हर स्टेप पे, हर फ्लोर पे वैल्यू अपने आप का 10 गुना होते चली जाएगी, हर फ्लोर में। यानी जब भी एक बड़ा वैल्यू टूटेगा ना, तो वो यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूँ, 1 किलोमीटर टूटेगा तो कितने हेक्टो को निकालेगा, तो 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टो होते हैं। 1 हेक्टो के अंदर कितना डेका होता है, 10 डेका होता है। 1 डेका के अंदर कितना मीटर होता है, 10। 1 मीटर के अंदर कितना डेसीमीटर होता है, 10। और 1 डेसीमीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, 10। यानी जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चले आएंगे ना मेरे भाई, तो ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हो गया, अपने आप को और छोटा करना, और छोटा करना, और छोटा करना। यानी आप डिवाइड बाई 10 करते चले जाएंगे। हर स्टेप में आप डिवाइड बाई 10 करते चले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ऊपर से नीचे आने का मतलब डिवाइड बाई 10, नीचे से ऊपर जाने का मतलब मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसमें कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है। तो चलिए थोड़ा कुछ वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी इच्छा हुई कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कि 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ डैश मीटर होता है, डैश मीटर होता है। कैसे पता, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किलोमीटर से मीटर पे जाना है। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, किलोमीटर से मीटर पे। तो मैं देखूंगा मैंने 1 सीढ़ी चढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ी, 3 सीढ़ी, कितने जीरो मुझे मिल गए, 1, 2 और 3। तो बस यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे। यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब मान लो यहाँ पर बच्चे कि मुझे अगर पता करना पड़े कि एक हेक्टो के अंदर कितने सेंटीमीटर आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 हेक्टो। मैंने क्या लिख दिया, 1 हेक्टो बराबर डैश सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने को अपने जर्नी शुरुआत करनी है हेक्टो से और मुझे जाना कहाँ पर है, सेंटीमीटर पे। तो मैं हेक्टो से 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी। 4 सीढ़ी का मतलब कितने जीरो लगाना है, तो 4 सीढ़ी का मतलब 1, 2, 3 और 4 जीरो लगाने हैं। यानी 1 हेक्टो बराबर 10,000 सेंटीमीटर। आप इस यूनिट ऑफ कन्वर्जन को ध्यान रख के किसी भी वैल्यू को किसी में बदल सकते हैं। ठीक है,
चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रा एक बार बताइए कि अगर हम आपसे ये पूछें कि एक डेका के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक डेका के अंदर यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो कहाँ जाना है, तो डेका से शुरुआत करनी है। डेका से मीटर पे गए, मीटर से डेसी पे गए, डेसी से सेंटीमीटर, 10 10 10 यानी कुल मिलाकर 3 बार गए तो 3 आ गया। यानी अभी तो आप यहाँ पर ये सीख रहे थे कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कन्वर्जन कैसा होगा। अब थोड़ा सा हम लोग उल्टा सीखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा उल्टा सीखते हैं और उल्टा सीख के क्या करेंगे, तो उल्टा में अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। यानी अगर हमें मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं मिलीमीटर से। हमें यह पता करना है कि एक मिलीमीटर के अंदर कितने यहाँ पर मीटर हो सकते हैं। एक मिलीमीटर के अंदर कितने मीटर हो सकते हैं, हमें यह पता करना है। हमने कहा यार देखो, मिली से कहाँ पहुंचे, सेंटी पे, सेंटी से कहाँ पहुंचे, डेसी पे, और डेसी से कहाँ पहुंचे, मीटर पे। यानी यहाँ पर कितने बार भाग करना है 10 से, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितने बार भाग करना है, 3 बार। तो जो अब यहाँ आप गुना कर रहे थे ना, वहीं आप यहाँ भाग कर दो, 3 जीरो लगा दो बस। यानी हम ये कहेंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1000 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अभी मैं आपको इसमें भी थोड़ा बेसिक लेकर जाऊंगा और इसमें भी बताऊंगा कि इसको कैसे तोड़ना होता है और दशमलव में कैसे बदलना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये भी दशमलव में कन्वर्ट करना नहीं आता है, वो भी सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आइए थोड़ा सा और कन्वर्जन करते हैं। मान लीजिए कि हम सेंटीमीटर से कहाँ जाना चाहते हैं, हेक्टो पे, और हम ये बात करना चाहते हैं कि यार 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना हेक्टो होता है, क्या होता है, कितना हेक्टो होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें भाग करना है, तो सेंटीमीटर पे थे, 1 सीढ़ी गए, 2 सीढ़ी गए, 3 सीढ़ी गए, 4 सीढ़ी गए। कितनी बार गए, 4 बार गए। तो यहाँ पर हमें नीचे कितने जीरो से भाग करना पड़ेगा, तो 4 जीरो से भाग करना पड़ेगा, ऊपर 1 लगाना पड़ेगा। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10,000 हेक्टो। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं गुना करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो भाग करते हैं। अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/10 का मान कितना है ये बताओ दशमलव में, तो बहुत बच्चे बता देंगे। 1/100 पूछ लूं तो बता दोगे, 1/1000 पूछ लूं तो बता दोगे, लेकिन अगर मैं 1/10,000 पूछ लूं ना, तो वहां पर पक्का लंका लग ही जाती है। ठीक है, और अभी तो थोड़ा आसान हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर मानो मैंने आपको 787/2000 पूछ लिया, वहां दिक्कत आती है। तो हम इसको भी सीखेंगे कि असल में इसका बेसिक है क्या। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पर कि इसको हम बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। जैसे मानो मैं 1/1000 का केस उठाता हूँ, तो 1/1000 को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली से छोटी है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, तो दशमलव लगा देना है। ठीक, अब दशमलव लगाने के बाद क्या करना है, ऊपर कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो ये 1 अंक है ना, अपना 1 जीरो को लेके जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जीरो इसके साथ शादी कर लेगा, ये बेचारे दोनों सिंगल रह जाएंगे। अब ये दोनों सिंगल रह जाएंगे तो इन दोनों जीरो को यहाँ पर लिख दो और उसके बाद यहाँ 1 को लिख देना। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 0.001 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.001 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मानो 1 मुझे 10,000 लिखना है, तो मैंने कहा 1 जीरो ने 1 के साथ यहाँ शादी कर ली, बेचारे 3 सिंगल मर रहे हैं। तो इस वजह से सबसे पहली बात, ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है, तो हाँ जी, तो जीरो और दशमलव लगा दिया। अब उसके बाद ये 1 जीरो के स्थान पर ये 1 आ चुका है, कितने बच गए बेचारे सिंगल, 3 बच गए। तो यहाँ पर 3 जीरो को सिंगल लगा दो और यहाँ 1 कर दो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए 1/100 लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला छोटा है तो जीरो और दशमलव लगा दिया। ये जीरो के स्थान पर ये 1 आ चुका है, बेचारा 1 जीरो सिंगल मर रहा है, तो उसको यहाँ लिख दो और 0.1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो ऊपर वाला इसके साथ छोटा है तो जीरो और दशमलव आ जाएगा, इस 1 जीरो के स्थान पर 1 मिलेगा, यानी इसकी शादी इसी से होगी, यानी कोई सिंगल नहीं मरेगा, तो बस 0.1 हम इसको लिख सकते हैं। अब चलो, हमने तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया 1/2, 1/3, 1/10, लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मुझे देखो किसी को भी बैच परचेस करना है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके, ठीक है, और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से जो आप हमारा बैच है वो आप ले सकते हैं।
कहाँ से मिलेगा? तो ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है आपका, यहाँ से आप इस बैच को ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे गूगल स्टोर पे जाएंगे, आरजी विक्रमजीत इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका इंक्वायरी नंबर है 8506003399, आप इस पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे मानो और भी पॉइंट्स को लेकर कि हम यहाँ पर जो है अगर कल के दिन संख्या ऐसी दे दे, मानो 55 बटे और 55 बटे कितना दे दे, 1000 दे दे, तो हम इसको यार कैसे लिखें? अगर मानो हमारा 287 बटे यहाँ पर 4 बार 0 यहाँ लगा दे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? या 17 बटे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दे तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ भी तो दिक्कत आती है। मैंने क्या कहा? बेसिक बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें, मैट्रिक सिस्टम हो गया, ये छोटी छोटी बातें, फ्रैक्शंस हो गया, ये अगर एक बार ढंग से हो गया ना तो आगे तो हम बहुत रफ्तार में भाग लेंगे, उसकी लिमिट नहीं है। गाड़ी चलाने के बेसिक चीज़ें जो होती हैं अगर वो आपने सीख ली ना तो मैं बता रहा हूँ आपको 180-200 पे गाड़ी चलवा के दिखाऊंगा, वो रफ्तार आपको दिखेगी। लेकिन ये बेसिक चीज़ें पहले क्लियर कर लो, उसके बाद तो हमारे पास है ही भागना, भागेंगे पूरे फुल रफ्तार से। ठीक है, क्योंकि बीच में मानो कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए फिर वहां मुझे बताना पड़े तो वो समय ज्यादा लेके जाएगा। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा? ऊपर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो ये 5 की शादी इस 0 से हो जाएगी, ये 5 की शादी इस 0 से हो जाएगी, बात खत्म। ऊपर वाला संख्या क्या नीचे वाले से छोटा है? हाँ जी, तो छोटा है तो 0 और दशमलव आएगा। इस 5 के लिए ये 0 आ चुका है, इस 5 के लिए 0 आ चुका है, ये बेचारा 0 सिंगल मर रहा है तो 0 लिख देंगे। इस 0 के स्थान पे 5 लिख देंगे और इस 0 के स्थान पे 5 लिख देंगे, यानी ये हमारा सही तरीका हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, हमने कहा ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, हाँ जी, तो 0 और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ऊपर 3 लोग हैं और नीचे 4 0 है, यानी 3 की तो शादी हो गई, एक सिंगल मर गया, तो यहाँ पर उसके लिए लिख दो इस 0 के स्थान पर 2, इस 0 के स्थान पर 8 और इस 0 के स्थान पर 7, यानी इसका करेक्ट तरीका ये हो गया कि इट इज इक्वल टू 0.0287। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0.0287। जिसको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते चलो और वेरीफाई करते चलना। अब 17 को मानो इसके साथ लिखना है, क्या ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से? बिल्कुल जनाब, यानी 0 और पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ऊपर वाले माले में 2 लोग हैं और नीचे वाले में यहाँ पर मानो 5 हंसती खिलती मुस्कुराती बालिकाएं हैं। अब ये बेचारे दो तो भारत के नियम के अनुसार 2 ही लोगों से शादी कर पाएंगे ना, यानी यहाँ पर कितना सिंगल मरेगा? 1 2 और 3, तो जितना सिंगल मरेगा उसको यहाँ पर लिख दो। इस 0 के जगह पर 1 आ जाएगा और इस 0 के जगह पर 7 आ जाएगा, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे चलिए, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? यहाँ पे आ जाइए। तो अब हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि हम मीटर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था। फिर यहाँ से हम बेसिक चलते चले गए और भी काफ़ी चीज़ों को हमने सीखा। तो हमने कहा कि देखो, कन्वर्जन बेटा तुम तब कर पाओगे जब यहाँ पर आपको ये बात पता हो कि हाँ हम दोनों को सेम क्वांटिटी में लें। अगर दोनों को डिफरेंट में लिया ना तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम क्वांटिटी, ये मीटर में है तो उसको भी मीटर में बदलो। यानी हमें किसकी तुलना करनी है? 80 मीटर की। और किसके साथ करनी है? तो हमें 5 किलोमीटर के साथ करनी है। और किस में बताना है? परसेंट में। तो कभी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बताना हो तो क्या करते हैं? 100 से गुना करके परसेंट लगाते हैं। हमने कहा ये मीटर में और ये किलोमीटर में है, हो ही नहीं सकता, बराबर रखो तभी तो एक दूसरे को काट पाएंगे। तो बराबर कैसे रखेंगे जनाब? तो अपने मैट्रिक सिस्टम से। अभी मैट्रिक सिस्टम पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। आपको किसको बदलना है? किलोमीटर को। किस में बदलना है? मीटर में। तो जरा चलते हैं यहाँ पर इनके पास, भाई साहब के पास। हम कहते हैं सर 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होगा? तो किलोमीटर से हेक्टो पर गए, हेक्टो से डेका पर गए, डेका से मीटर पे गए, 10 10 10, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कुल मिटाकर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर हमने रख लिया। तो ऊपर वाला मीटर में है तो ऊपर वाले को 80 मीटर ऐसे रहने दो। ठीक है, फिर ये 5 किलोमीटर था तो 5 को रहने देते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है? 1000। तो यहाँ से हम इसको गुना करके 100 से परसेंट लगा देंगे। ठीक है, आ जाइए। हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो, 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8/5, 8/5 यहाँ पर। अब 8/5 को क्या करोगे? क्योंकि मीटर से आपका मीटर जा चुका है। अब एक और तरीका जान लो। दुनिया के किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 आता है, दुनिया के
किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 आता है ना तो उसको भाग करने का सबसे शानदार तरीका है। और उसको भाग करने का शानदार तरीका क्या है, ऊपर वाले का दोगुना कर दो। तो 8 का दोगुना कितना हो गया 16, और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस कराते वक्त ही छोटे छोटे जितने भी कैलकुलेशंस हो गए वो हम आपको बताएंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर। अब बोलोगे सर ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, क्या इसका यूज़ है? तो बिल्कुल बड़े बड़े जगह पर इसका यूज़ पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि कल के दिन 1 2 4 1 3 2, इसको मुझे 5 से भाग करना है। अब जितने देर में आप 5 से भाग करोगे ना उतने देर में आप मेरा तरीका याद रख सकते हो। और तरीका हमने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो पहले ऊपर वाले का दोगुना करो। 1 का दोगुना 2 हो गया, 2 का दोगुना 4 हो गया, 4 का दोगुना 8 हो गया, 1 का दोगुना 2, 3 का दोगुना 6, 2 का दोगुना 4 कर दिया। तो पहले ऊपर वाले का दोगुना कर दिया ना, अब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, ये सीधा आंसर आएगा। एक बच्चा बेचारा डिवाइड करके आंसर लेके आएगा, दूसरा आप शॉर्ट तरीके से आंसर लेकर आ गए। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर आपको 5 से भाग करना है तो इसका दोगुना करके दशमलव लगा दो, बात खत्म। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 3 2 1 4 2 3 1 4, और मानो इसको मुझे भाग करना है किसके साथ, 5 के साथ। मैं कैसे करूंगा और मेरा आंसर क्या आएगा? बड़ी संख्या मैंने दी है आपको और उन्होंने कहा इसको 5 से भाग करके दिखाओ। तो कभी भी यहाँ पर किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो बोलेंगे गुरुदेव कुछ मत करिए, बस दोगुना करिए। दोगुना कैसे करेंगे जनाब? 4 का दोगुना 8 होता है, 1 का दोगुना 2, 3 का 6, 2 का 4, 4 का 8, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 लिख दिया, और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात खत्म यहाँ पे, समझे? ठीक, तो सेम तरीके से यहाँ 8 का दोगुना 16 होता है, दशमलव छोड़ दिया, यानी 1.6% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, चलो इंस्पेक्टर बने। क्या बात है, बहुत शानदार। मजा आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मजा आ रहा है एकदम? ठीक है, सही समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम थोड़ा स्किप करेंगे, इसको हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है? 5 भी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, ठीक है? मज़ा ही मज़ा है, क्या बात है, मज़ा ही मज़ा है, माटी माटी उड़ा दिए। चलो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो यार, ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, लाइक और शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए भाई। ठीक है, अगर मैं इतनी बेसिक तरीके से जाके आपके गणित को सुधारने में मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मदद कर रहा हूँ, तो कम से कम आप अपने लिए तो इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। लाइक करें, आप इस कोर्स के बारे में दूसरों को बताएं कि भैया सच में चैंपियंस ऐसे नहीं बनते, चैंपियंस मैथ्स को पढ़कर बनते हैं। ठीक है, ये जो मेरी चैंपियंस की सीरीज है ना, आज कई सारे चैंपियंस का हमने स्वागत किया है अपने एप्लीकेशंस पे, बहुत चैंपियंस बना दिए। फिर आज एक और चैंपियंस का पूरा बैच आया है, वो है चैंपियंस 5.0। ठीक है, और इस बैच में फिर से हम नए चैंपियंस बनाने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, आज बहुत सारे चैंपियंस बना चुका हूँ आज तक, और दोबारा से फिर चैंपियंस बनाऊंगा और बना के रहूंगा। आप देख लेना, आप नहीं भी बनोगे ना, आपको पकड़ पकड़ के हम चैंपियंस बनाएंगे, और गणित से मोहब्बत ना करा दिए तो फिर हम आप कहना। ठीक है, चलो बिल्कुल। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारे 2 कोर्सेज हैं, मैथ्स का लाइव बैच जिसकी फीस 899 है, और दूसरा कॉम्बो। मैं बोलूंगा कि अगर आप बैच ले रहे हो तो कॉम्बो लेना, क्यों? क्योंकि उसमें आपको 2300 रुपए में सभी के बैचेस मिल जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट आपको। ठीक है, बैच के बारे में भी यही बताऊंगा क्लास के बाद, आराम से देखो। एक छोटा सा सवाल सीपीओ में पूछा गया 16 मार्च 2019, और सवाल में कुछ नहीं, बस इतना ही पूछा गया कि 2.4 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा। अब मुझे बताओ, मैंने यार पहला डेफिनेशन ही आपको दिया था कि कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाते हैं। पहला डेफिनेशन ही तो मेरा परसेंट को शुरुआत करते वक्त यही था, और उस डेफिनेशन पर ही सीपीओ में क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप 2.4 को कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो क्या होगा। तो आप बोलोगे गुरुदेव 2.4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है 2.4 को लिख दीजिए। गुना किससे करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो करना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना लगा के प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 का है, दशमलव के बाद एक स्थान है तो एक ही जीरो आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति था, एक ही जीरो आएगा, 2 है तो 2 जीरो आएगा। ठीक, ये जीरो इसको खत्म कर दिया, 24 × 10 कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 240%। ऑप्शन तो कई सारे थे लेकिन सही उत्तर एक ही था, और वो था सी फॉर कटप्पा।
ठीक है, चलिए अगला सवाल पे ज़रा आते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ा हूँ वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। आ जाइए, मैंने कहा ना धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, अचानक से लेवल बढ़ाएंगे तो कष्ट आप ही को होगा, हमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आराम से हम टाइप वाइज भी कवर कर रहे हैं, लेवल वाइज भी कवर करेंगे। 8 नंबर सवाल, 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज 31% ऑफ ए। यदि ए का 26% 832 है ना, तो ए का 31% का मान कितना होगा। अब इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप उन तरीकों को अप्लाई करो जिनसे आपका समय बच सके और आप अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए का 26% इतने के बराबर है, तो इसी ए का 31% कितने के बराबर होगा। इसी ए का 31%, देखो अब मानो पता है क्या होगा। सॉल्व करने का तरीका बेसिक अगर निहायती किताबों में ढूंढोगे जहां पर एकदम परिभाषा दी गई होगी ऐसे, ठीक है, 26% ऑफ ए बराबर 832 ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बोलेगा 26% को 26/100 ऑफ यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 832। फिर उसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो 832 इंटू 100/26, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको फिर काटेंगे, 26 से काटेंगे तो कितनी बार में, ऐसे काटते हो आप लोग, 2 से 13 बार में काटेंगे, फिर 2 से 4 बार में, फिर एक बार में 6 बार में, फिर 13 से काटेंगे, 13 का 3 गुना 39 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 26 हो गया 2 बार में, तो फिर ए की वैल्यू निकालते हो तो ए की वैल्यू कितना आता है 3200। फिर उसके बाद उसका 31% निकालते हो, फिर 31% कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो 31% ऑफ ए निकालना है। यानी हमें पता है क्या करना है, हमें यहाँ पर 31/100 इंटू यहाँ पर ए का मान, ए का मान कितना आया 3200। अब यहाँ पर फिर आप 0 से 0 को गुना करते हो, फिर वैल्यू आपकी कितनी आती है, तो 31 इंटू 32 आती है। फिर आप ऐसे गुना करते हो, अच्छा 32 को 31 के साथ गुना करना है, तो ऐसे करेंगे 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। ये आपका तरीका मैं बता रहा हूँ, अपना नहीं बता रहा, तब जाकर आपका आंसर आता है अच्छा 992। अब यहाँ पर मेरे भाई बताओ, सबसे पहला पीपीटी जो मैंने कराया, पीपीटी में पहला शब्द ही क्या लिखा था, अगर ध्यान ना हो तो मैंने आपको ये बात लिखी थी, मैंने सोच समझ के आज की पीपीटी बनाई थी और मैंने ज़्यादा शब्द इसमें कहे ही नहीं थे, क्योंकि मुझे काफ़ी लिमिटेड बातों में और मुझे अपनी बात को आपको तक समझाना था। और मैं अभी भी अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो मैंने एक ही छोटी सी बात समझाई थी, और वो क्या समझाई थी, मेरे हर एक शब्द को ध्यान रखना। आज आपको वो बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ समय के बाद मेरी बातें आपको ज़रूर लगेगी कि हाँ मैं कह क्या रहा था और यहाँ पर उसके मतलब क्या थे। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या कहा था, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको कहा था कि सिलेबस को 100% कंप्लीट करना है। और दूसरा मैंने क्या कहा था, सिलेबस कंप्लीट करना है लेकिन स्मार्ट अप्रोच से, ना कि बेसिक मेथड से। क्यों, क्योंकि भाई साहब मेरे पहले तो आदमी सीखता इसको 1 साल में है और फिर भुलाने में 1 साल लगाता है। अब जो ये सवाल आया, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप गलत है सही हैं। असल में मैं कई बच्चों के यहाँ पर जब वो आते हैं ना मुझसे मिलने ऑफलाइन कोचिंग्स में, जैसे कोई आजमगढ़ में पढ़ रहा है, कोई जिंद में पढ़ रहा है, हरियाणा में, कोई कहीं कहीं से आता है, उनके कॉपी में भी यही तरीका लिखा होता है। अब यार बच्चा सीखेगा यहीं 1 साल में, तो वो बेचारा करेगा क्या। सीधा सा हिसाब किताब है, इतना करना नहीं था। दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है और हम यहाँ पर ससुरा ये बेसिक मेथड सीख के अपना जीवन खराब कर रहे हैं, और 2 साल नौकरी करने के बाद फिर सोचते हैं यहाँ पर 2 साल पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन का नहीं हो रहा है। अरे घटिया और बकवास मेथड था ये कोई मेथड होता है? ये मेथड नहीं होता। नॉर्मल तरीके से हम यहाँ बोलेंगे, जैसे मानो बोला गया है कि ए का 26% 832 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखो, अरिथमेटिक में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ यस सर यही करती हूँ, मुझे पता है निकिता द्विवेदी यही होता ही है, मुझे पता है कि लोग यही करते ही हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको समझना है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक में देखो 2 चीज़ों पर फोकस करना, कि दिया क्या है और पता क्या करना है, ठीक। तो यहाँ दिया क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है 832, तो सबसे पहले इस 832 को ऊपर लिखो। जो दिया गया होता है वो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। अब ये मेरे भाई क्या है, तो ये ए का 26% है, यानी जिसकी ये वैल्यू है ना वो नीचे होता है। अगर ये 26% का वैल्यू है तो 26% नीचे होगा, अगर ये 50% का वैल्यू है तो 50% नीचे होगा, जिसका ये वैल्यू होता है वो नीचे होता है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें 31% पता करना है। पता क्या करना है, 31%। जो पता करना होता है ना उसको हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, 31% ऐसे ऊपर लिखते हैं। जो दिया गया होता है वो नीचे, और जो पता करना होता है उसको ऊपर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। हमने कहा ये परसेंटेज इस परसेंटेज को खा पी के खत्म कर देगा,
ठीक है। अब यहाँ सीधा 26 का गुना लगाओ। क्या 26 का गुना नहीं लगा सकते हो? 25 का 3 गुना 75 होता है, तो 26 का 3 गुना 78 हो जाएगा, बात खत्म। सीधा 26 से काटो, 26 से काटोगे तो 3 बार में आ जाएगा 78, 5 बचेगा, 5 और 2 52, और 26 का 2 गुना 52। अब यहाँ भी कष्ट होगा तुमको कि 32 को 31 के साथ कैसे गुना करें। अरे यार ऐसे तो कम से कम मत ही करो ना, भगवान माफ नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं यहाँ पे। जो ऐसे ऐसे करता है ना 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 3 इंटू, भगवान माफ नहीं करने वाला, समझ में आ जाओ बात। जो तुम्हारा वो इंतजार कर रही है ना, चली जाएगी यूपीएससी वाले के साथ, फिर बैठ के सोचते रहना कि मेरी नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि तुम तरीका ही ऐसा लगा रहे हो यार, ऑफिसर बनने वाले हो, कल के दिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, कहीं पर छापा मारोगे, तुमको अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, और यही तरीका तुम्हारा रहा 32 इंटू 31, तो तुम्हारा पार्टनर तुमको धोखा दे देगा। तो परसेंटेज इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि सीजल निकालना है, परसेंटेज इस वजह से भी सीखते हैं क्योंकि बाद में जब आप ईडी डिपार्टमेंट में जाओगे, एक्साइज में जाओगे, या फिर कहीं पर जाओगे, तो आप भी तो वहाँ कैलकुलेट करोगे ना, हाँ भैया हमारा कितना बना, जरा ये भी तो बताओ, ठीक है। तो वहाँ भी परसेंटेज का बहुत तगड़ा यूज होता है। आप सीधा सीधा उठाओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जब भी किसी 2 अंकों को 2 अंकों के साथ गुना करना है, मानो 32 को 31 के साथ, क्या करोगे, या इस पूरे 32 को उठा लो, पकड़ लो इसको, बोलो तेरे को छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। 32 को पहले 1 के साथ गुना करो, तो 32 को 1 के साथ गुना करोगे तो 32 ही तो आएगा, तो 32 आएगा, तो 32 का 2 लिख दो और हाथ में अपने 3 रखो, सिर्फ 1 अंक लिख दो, बाकी जितने भी आए वो मन में रख लेना। 32 का 3 गुना, 32 का 3 गुना कितना होता है, 96। कैसे पता चला, 30 का 3 गुना 90, और 2 का 3 गुना 6 यानी 96। 96 में यहाँ जो कैरी रखा था ना उसको जोड़ दो, तो 96 और 3 कितना हो जाएगा, 99, यानी लो भैया तुम्हारा 992 आ चुका है। अगर हम यहाँ यूनिट डिजिट के आधार पर बोलते तो आंसर सेकंडों में हम टिक करवा देते आपसे कि देखो 1 को 2 से गुना करने पर 2 ही आता है, और एक ही ऑप्शन में 2 है, लेकिन फिर वो हम गुना आपको नहीं सिखा पाते हैं। और हम क्या चाह रहे थे कि हम आपको वो गुना भी सिखा सकें और साथ में यहाँ पर उसका आंसर भी बता सकें। तो 32 को 31 से कैसे गुना किया पता चला। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस 31 को उठाते, 31 का 2 गुना 62 होता है, तो 62 का 2 लिख दिया, हाथ में 6। 31 का 3 गुना 93 होता है, 93 और 6 99 होता है, 992। इसीलिए मैंने कहा मैं कैलकुलेशंस की वीडियोस अलग से नहीं दूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके बताएंगे वहां कि हाँ करना कैसे होता है। जैसे कल के दिन यहां पर मानो कि कोई बड़ी सी संख्या को बड़ी सी संख्या के साथ गुना करना पड़ जाए, 113 को यहां मानो 112 के साथ गुना करना पड़ जाए, कैसे करोगे, डर जाओगे, मर जाओगे यहाँ पे, बोलो हैं कि ऐसे गुना करोगे बैठ के 113 इंटू 112। अरे सीधा उठाओ ना मेरे भाई, यहाँ पे तुमको दिक्कत क्या है। 113 को पूरा का पूरा उठाओ, इसे 113 को पहले 2 से गुना करो, तो 100 का 2 गुना 200 होता है, 13 का 2 गुना 26 होता है, यानी कितना आएगा, तो 113 का 2 गुना 226 आएगा। 226 का खाली 6 लिख दो यहाँ पे, और 22 अपने हाथ में रखना, बात खत्म। फिर 113 को 1 के साथ गुना करोगे, 113 आएगा, और उस 113 में 22 यहाँ जोड़ दो, 3 2 5 2 1 3, और ये 135 आएगा। 135 का 5 लिखो, 13 हाथ में रहेगा, कितना हाथ में रहेगा, 13। फिर 113 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 113, और 113 में 113 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 126, यानी करेक्ट आंसर 1265 टिक्स आ जाएगा। ऐसे करना है जनाब, ठीक है। तो परसेंटेज को एकदम निचोड़ के हम लोग रखेंगे आज की क्लास में, मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और धीरे 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 सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे बाकी हैं उनको हम बहुत शानदार तरीके से करते चलेंगे। तो ये जो आपका डेमो चल रहा था ये किस बैच का चल रहा था, तो ये फॉर यू काइंड ये हम बता दें, तो ये आपका आज से हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आया है नया बैच, और ये उस बैच में चैंपियंस 5.0 इस बैच की ये पहली क्लास थी। कल हमारी दूसरी क्लास होगी जो कि फ्री रहेगी आपके लिए यूट्यूब पर, और फिर तीसरी क्लास होगी। लेकिन जो PDF है वो एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, जो बच्चे बैच एनरोल करेंगे उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर आपका ये बैच है, और ये बैच कहाँ है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। जिन भी बच्चों को मेरा क्लास अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसा लगा, क्या आपने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से सीखा, क्योंकि पहली बार मैं YouTube पर इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताना भी चाहता था बच्चों को कि देखो यार एप्लीकेशन पे जब हम ये बात कहते हैं ना कि हम बहुत शून्य से आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे, तो यानी उसका मतलब होता है कि मैं सच में बाकी जीरो से बहुत शुरू करूंगा और मैं आपको बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। क्यों, क्योंकि यार एक फैक्ट है, कॉमन फैक्ट है कि जो बच्चा अभी ग्रेजुएट है, जो बच्चा अभी 12th पास करके आया, उसने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं कि 10% 1/10 के बराबर होता है। उसको क्या पता। इनफैक्ट जब हमने भी तैयारी शुरू की थी तो हमें भी नहीं पता था।
तो वहीं से सीखेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर ग्राउंड लेवल पर चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई तो मेरे भाई ऊपर तो बहुत कहानी मज़ेदार होती चली जाएगी। इसीलिए अगर आप इस इंटरेस्टेड हैं बैच में, अगर आप चाह रहे हैं कि आप एकदम गणित को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सीखें, तो आप इस बैच में एनरोलमेंट ज़रूर करें। आज से ये नया बैच आया है, ठीक है। इसकी जो फीस है वो 899 है। शीट के बारे में मैं आपको कहूँगा नहीं, क्योंकि शीट आपने खुद ही देखी है, टाइप वाइज है, लेवल वाइज है। सारी क्लासेस इसकी लाइव चलेंगी, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि आपके पेपर तक हम इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाएँ। जो एक आधा % होगा उसमें हम आपको और भी तरीके से आगे चल के हम इसके 2-2 क्लासेस लेंगे और टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फीस इसकी 899 है, बहुत कम फीस है, ठीक है, जिस तरीके का कंटेंट है उसके मामले में। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि अब मैं इसके अंदर CHSL 2021 के क्वेश्चंस को ऐड करूँगा, सीजीएल के क्वेश्चंस को ऐड करूँगा, तो उनमें भी भाई साहब बहुत खर्चे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फीस है ना, ये मेरे पढ़ाने की फ़ीस नहीं है। यहाँ पर ये जो फीस आपका जो नॉर्मल खर्चा आएगा ये उसकी फ़ीस है। जैसे GST हो गए, यहाँ पर गवर्नमेंट को देना होता है, और भी जो यहाँ पर टाइपिस्ट के खर्चे और भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उसकी फ़ीस है, ठीक है। आपको जब पढ़ोगे तो आपको पैसा वसूल लगेगा पूरा का पूरा। अब जैसे ये तो मैथ स्पेशल हो गया, इसी के साथ हमारा इस बार पहली बार हमारे एप्लीकेशंस पर सभी का स्पेशल आया। जैसे पहले मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का स्पेशल आता था 2100 में, जहाँ पर 600 का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन अब आपका रीजनिंग स्पेशल 900 का अलग से है, मैथ स्पेशल 900 का है, GS स्पेशल 900 का है, और ये आपका इंग्लिश स्पेशल 900 का है। कुल मिलाकर 3600 का बैच, लेकिन वो कितना में, अगर आप कॉम्बो लोगे तो 2300 में। यानी अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि आप कॉम्बो की तरफ मूव ऑन करो। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो अगर आपको 2 भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो 2 सब्जेक्ट के लिए 1800 दोगे, 500 एक्स्ट्रा देके आप यहाँ कॉम्बो ले सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सारा यहाँ कहाँ मिलेगा, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। देखो यार, हम लोग है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मैं पर्टिकुलरली करने में बिलीव नहीं करता। पढ़ाओ, बच्चा का सिलेक्शन होगा, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी जितने देर में मैं आपको पढ़ा रहा था, अभी मैसेज आया कि एक हमारे पास CPO में एक अच्छे स्टूडेंट है जिनका रैंक हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका मैसेज आया, और वाकई दिल गदगद हो गया। एक स्टूडेंट का आपके क्लास लेने के पहले कुछ देर पहले मैसेज आया था कि सर आज मेरी पहली बार जॉब लगी है और मुझे पहली जो है वो सैलरी मिली है, और ये सैलरी मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई यार वहाँ पर उस बात को जान के, ठीक है। हमने कहा कि नहीं, आप अपनी सैलरी जो है अपनी माता जी को दीजिए ताकि वो ज़्यादा खुश रहें, ठीक है। और भी एक आधा स्टूडेंट का और केस आया था जो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे, फिर वो आए थे मुझसे मिलने, उनको हमने काफ़ी समझाया उनके जीवन के बारे में, और तब अब उनकी जाकर लाइफ जो है वो सही ट्रैक पर हुई है और एक सही तरीके से वो कामयाब बने हैं। होता है यार, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कोई बात नहीं, टैकल करेंगे ना, मिलकर टैकल करेंगे, क्या दिक्कत है। आप भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है, पढ़ेंगे, आसमान की ऊंचाइयों तक सहेंगे। लेकिन आज की क्लास से बस हम आपको ये बताना चाहते थे कि देखिए, अगर आप इस तरीके से ग्राउंड लेवल से अपने सिलेबस को पूरा करेंगे ना, तो मेरा दावा है कि भारत का कोई ऐसा एग्जाम ही होगा शायद जहां पर आपके 50 में 50 और 200 में 200 ना आए। आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, और जिस सरकारी नौकरी पर आप हाथ रखेंगे वो नौकरी आपकी होगी। नौकरी आपको चूज़ नहीं करेगी, आप नौकरी को चूज़ करेंगे, और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक होता है कि बस भैया लगवा दो नौकरी, ठीक है, और दूसरा होता है कि नहीं, हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। जैसे हमने चाहा हमें एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, तो हमें मिला भी वहीं। हमें मजबूरी में डिसीजन नहीं लिया, हमने आपको दिखाया था ना कि हमने पहला पोस्ट ही B23 भरा था और हमें B23 मिला, क्योंकि वो मेरे माइंड में क्लियर था। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि आप जिस नौकरी को चाहो ना, आपको वही नौकरी मिले। नौकरी कहा है, कुछ और नहीं कहा है, ठीक है। ध्यान रखना। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं कल वापस से 8:30 की क्लास में। PDF आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशंस पर अपडेट हो जाएंगे, और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसके क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, खुश रहो, मस्त रहो। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो और बैच में एनरोल करो। धन्यवाद।